हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मूल्यह्रास, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होना, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब हम कोई भी व्यापार चालू करते हैं तो उसमें कई प्रकार की संपत्तियां आती है, जिसमें हम फिक्स्ड असेट्स जिसको बोलते हैं स्थायी संपत्ति, वो भी हम परचेस करते हैं। उन स्थायी संपत्तियों में कई जैसे संपत्ति होती है, जैसे फर्नीचर, कार, व्हीकल, यदि किसी बिजनेस में ट्रक हो तो वो आ जाते हैं, ठीक है। देन प्लांट, मशीनरी, ये सब वो संपत्तियां हैं जो कि स्थायी संपत्ति के रूप में हमें परचेस करना होती है। क्योंकि इनका हम यूज कंटिन्यू करते हैं, इसलिए इनके मूल्य में भी कमी आ जाती है, और इनके मूल्य में जो कमी आ जाती है उसी का कैलकुलेशन जो है डेप्रिसिएशन कहलाता है। इनका कैलकुलेशन कितना मूल्य में कमी आ रही है वह इसका डेप्रिसिएशन कहलाता है। और इस डेप्रिसिएशन को, चूंकि यह मूल्य में कमी इनके यूज करने के कारण आ रही है, जिसको बोलते हैं हम वियर एंड टियर, इस कारण से जो इसके मूल्य में कमी आ रही है, इन कमी को हमें P&L अकाउंट में डेबिट साइड में डालना पड़ेगा। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक खर्चे के रूप में, एक लॉस के रूप में हमें शो करना पड़ेगा कि ये हमारे इतना अमाउंट हमारा डेप्रिसिएशन का है, और उसी चीज को हम इसमें बोलते हैं। अब ये किस किस चीज से हो सकता है? नंबर 1, एक तो कंटिन्यू हम इनको यूज कर रहे हैं उसके कारण से हो जाएगा। दूसरा, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम का एक निश्चित समय के बाद में भी ये चीजें यूजलेस हो जाती है, चाहे कार हो, व्हीकल हो, फर्नीचर हो। एक निश्चित समय के बाद में, सपोज करो कार हमें मालूम है कि 10 साल चलेगी, 10 साल के बाद में वो कार हमें बेचना पड़ सकती है। या कुछ समय बीत जाने के बाद में हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी है और उस मोटरसाइकिल को हमने 10 साल तक सिर्फ पड़ी रखी, तो भी पड़े पड़े वो चीज खराब हो जाएगी। तो ये सब चीजें भी हमें देखना होगी कि एफ्लेक्स ऑफ टाइम। तीसरा है आपका, यदि कोई फैशन में चेंज हो गया है, या कोई आपका जो आप प्रोडक्शन करते हैं वो ऑब्सोलेट हो गया है, मतलब खराब हो गया, खत्म हो गया है, तो भी ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मतलब जो चीज जो हमारा पैटर्न चला आ रहा है उसमें हमें बदलाव करने की सख्त जरूरत है। अब वो पब्लिक के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए यूजफुल नहीं रहा, तब भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन जो है किस रेट से लगता है अब हम देखेंगे। जैसे सपोज करो 10% पर एनम बोला, 10% पर एनम बोला और 10% बोला, इन दोनों में भी अंतर हो जाएगा। पर एनम मतलब ये कि यदि प्लांट या फर्नीचर या ये जो मशीनरी है इनका आपने यूज 6 महीने के लिए किया है, तो वो 10% से निकालेंगे साल भर का, और उसमें 6 महीने का ही हम डेबिट करेंगे। लेकिन यदि पर एनम वर्ड नहीं लिखा है तो 10% पूरा का पूरा ही चार्ज होगा। एक ये चीज होती है। उसके अलावा कभी कभी आपको यह भी दे देते हैं कि एक हमने प्लांट खरीदा है और उस प्लांट की उसका प्लांट का यूज हमें 5 वर्ष तक करना है, 5 इयर्स तक, ठीक है। और इस प्लांट की वैल्यू है 10,000। तो ये 10,000 का यूज कितना होगा? 5 साल तक होगा। इसका मतलब यह है कि हमारा डेप्रिसिएशन हर साल का 2,000 रुपया हो जाएगा। यदि हमें क्वेश्चन में ऐसा दे दें कि इस 10,000 के प्लांट के अंदर 5 साल का इसका वैल्यूएशन तो रहेगा, 5 साल तक इसका यूज होगा, लेकिन इसके बाद में इसकी रेसिडुअल वैल्यू 1,000 रुपये बचेगी।
इट मीन्स कि हमारा प्लांट का लॉस कितना हो रहा है, 9000 हो रहा है, और 9000 कितने में हो रहा है, 5 ईयर्स में। तो इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, मीन्स 1800। ओके। दूसरा पॉइंट ये हुआ है जिसमें हमें समय दे देते हैं कि ये चीज कितने समय चलेगी और उसके बाद में उसकी वैल्यू कितनी आएगी। एक चीज रहती है जिसमें आपको डायरेक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देते हैं 10%, 20%, 15%, 5%, तो हम उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम एक चीज और याद रखेंगे कि जब भी हम कोई प्लांट या कोई भी ऐसी मशीनरी लगाते हैं तो उसके लगाने के जितने भी खर्चे हैं अप टू इंस्टॉलेशन, वो सब उसकी कास्ट में जोड़े जाएंगे। सपोज करो प्लांट आपने लिया 10,000 का, लेकिन उसको इंस्टॉलेशन का खर्चा 2000 रुपया है, तो इसका मतलब प्लांट की वैल्यू हम 22,000 ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी 12,000 पे ही निकालेंगे, सॉरी 12,000 ट्रीट करेंगे और 12,000 पर ही उसका वैल्यूएशन निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट्स थे जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड थे और इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने बताया है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मेथड्स। डेप्रिसिएशन को हम कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 मेथड हमारी मेन इम्पोर्टेंट है, और वो 2 मेथड कौन सी है? एक स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये फर्स्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब जैसा इसके नाम से लग रहा है, हमेशा आपको एक ही अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, और वो अमाउंट कौन सा होगा? उसकी कॉस्ट। सपोज करो मशीन आपने ली 10,000 रुपए की, 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन लगाया, तो कॉस्ट क्या हो गई? 12,000 हो गई। और फिर 12,000 पे हर वर्ष आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्स्ट ईयर सपोज करो 10% का डेप्रिसिएशन है, तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा 1200 रुपया, दूसरे साल भी 1200, तीसरे साल भी 1200, मतलब एक सरी का ये चलता जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन वहीं हमारी एक और मेथड आती है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों का ये मत था, कुछ विद्वानों का, कि ये हर साल एक सरी का डेप्रिसिएशन ले रहे हो, लेकिन होता क्या है, जब हमने प्लांट लगाया तो पहले साल उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, उसका मेंटेनेंस भी कम होगा, मशीन नई है, अच्छी चलेगी, तो उसके हिसाब से पहले साल डेप्रिसिएशन यदि 1200 लगाया है तो उसके अगले साल 1200 की जगह कुछ कम लगाना चाहिए, 1000 लगाना चाहिए या 800 लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से घटते हुए क्रम में लगाना चाहिए। तो ऐसा उन विद्वानों का मत था, और इस कारण से हमने पहली मेथड के साथ में एक और सब्स्टिट्यूट आया, सेकंड मेथड। इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इस वैल्यू में क्या होता है? इस वैल्यू में आपका एक परसेंटेज तो डिसाइड हो जाता है, लेकिन जो रिटर्न डाउन मतलब जो वैल्यू कम होकर के आती है अगले साल, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सपोज करो एक प्लांट 10,000 रुपए का है, इसके ऊपर पहले साल हमने 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया, तो अब इसकी वैल्यू क्या बचेगी? 9,000। ओके, तो दूसरे साल फिर क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? 900 रुपया। तीसरे साल वैल्यू इसकी आ जाएगी 8,100, तो उस पर डेप्रिसिएशन 810 लगेगा। इस प्रकार से हर वर्ष आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन आपका कम हो रहा है, रिड्यूसिंग ऑर्डर में जा रहा है। इसीलिए इसको रिड्यूसिंग मेथड भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, और डिमिनिशिंग बैलेंसिंग भी बोलते हैं। ऐसे कई नाम हैं इसके। तो ये 2 स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड, ये 2 हमारी मेन मेथड्स हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है इसमें।
अब उसके बाद इसमें एक हम प्लांट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट ये बनाते हैं, और उसमें हर वर्ष जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है उसे हम क्रेडिट करते जाते हैं, मतलब उसकी वैल्यू कम करते जाते हैं। ये मशीनरी अकाउंट सपोज करो आपने 1 जनवरी 19 में एक मशीन खरीदी टू कैश 10,000 रुपया, 10,000 की आपने एक मशीन खरीदी। क्योंकि 1 जनवरी 19 को खरीदी है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, ऐसा इनका नियम है। 31/12/19 को बाय डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा कितना, 1,000, और बाय बैलेंस 9,000। ये आपने मशीनरी अकाउंट 1 साल का बना दिया। अब ये जो बैलेंस है 31/12 वाला, ये वापस यहाँ आएगा 1 जनवरी 20 को। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस, वहां था ये CD, यहाँ था BD, ये हो जाएगा 9,000। देन अब जब आपका 31/12/20 आएगा तब बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पर 900 रुपये, और फिर बैलेंस 8,100 रुपये। ठीक है, ऐसे ये सो ऑन ऐसे ही चलते जाएगा। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मेथड में कोई अंतर नहीं है। मशीनरी अकाउंट वैसा ही बनेगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट सिर्फ ये चेंज होगा, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। मशीनरी अकाउंट ऐसे ही बनेगा। और ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम यहाँ लिख रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं, जो मैंने आपको फाइनल अकाउंट में बता रखा है, तब उसमें डेप्रिसिएशन आता है डेबिट साइड में। ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द लॉसेस विल बी डेबिटेड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये 1,000 लिख दिया। और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें असेट कहाँ आती है, यहाँ आती है, काय में असेट साइड में आ जाएगी। प्लांट 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,000, बाहर आ जाएगा 9,000। तो ये बैलेंस शीट में ये आपका आ जाएगा असेट साइड में। ओके, तो ये मैंने आपको सिर्फ एक बताने के लिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया है। आपको मशीनरी अकाउंट बनाने को आ सकता है। ठीक है, चलिए।